3BYA क्या हुआ था, 3BYA लगभग क्या हुआ था, ईओ बायोन्ट आया था, ठीक है, ईओ बायोन्ट आया था। लगभग 2BYA क्या हुआ था, फर्स्ट सेल आई, और ये जो पहली सेल आई ये कैसी थी, प्रोकैरियोट थी, ठीक है, प्रोकैरियोट थी, लेकिन प्रोकैरियोट में भी कैसी थी, हेटेरोट्रॉफ थी, प्रोकैरियोट में भी कैसी थी, हेटेरोट्रॉफ थी, ठीक है। फिर उस टाइम हेटेरोट्रॉफ इसलिए था कि भाई समुद्र में जितना भी भोजन था वो उनके लिए उपलब्ध था, कोई बड़ा इश्यू नहीं था। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और समुद्र का भोजन कम होता गया, तो फिर ये बोला कि खाना तो बनाना पड़ेगा, कब तक दूसरों के भरोसे खाएंगे। तो खाना बनाने के चक्कर में ये हो गए कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या हो गए, कीमो ऑटोट्रॉफ, रसायनों से खाना बनाए, लेकिन इसमें मामला जमा नहीं, ठीक है। मैंने इसमें एग्जांपल बताए थे, सल्फर बैक्टीरिया टाइप के थे ये, आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया टाइप के थे। फिर आपके आगे फिर आपके आगे फोटो ऑटोट्रॉफ, और फोटो ऑटोट्रॉफ वो वाले जो ऑक्सीजन नहीं बनाते थे, यानी कि ये झूठे फोटोसिंथेसिस थे हमारे हिसाब से। इसमें पर्पल सल्फर और की बात हुई। और फाइनली कौन आ गए, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, जो कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनाते थे, और ये लाइक बीजीए थे, और ये मैंने आपको बता दिया था लगभग 1.5 BYA बिलियन ईयर्स अगो। यहाँ तक सारी बात क्लियर है, यहाँ तक सारी बात क्लियर है पिछली क्लास की, कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हमने आपको वापस उस 8.4 में पहुंचे, यहाँ पे हमने कुछ काफी छोटे छोटे पॉइंट्स यूज ले लिए थे। अब हम 8.4 में पहुंचे और उसको अपन लोग करते हैं। 7.8 में हम लोग पहुंचते हैं, और 7.8 में हम लोगों ने एक नंबर पॉइंट आपका बनवाया था, कौन सा, ये आपके 2 बिलियन वाला बनवाया था। एक नंबर पॉइंट आपका बनाया था 2 बिलियन वाला। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट कौन सा बनाया था, ऑक्सीजन वाला। और ऑक्सीजन, वेरी गुड, कि भाई ये काम कहां हुआ, 1.5 अरब साल पहले हुआ, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट सीधा सीधा आप लिखेंगे, अब मिलियंस में आ गया, अब मिलियंस में आ गया, और अब गेम आ गया 500 MYA, 500 मिलियन वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। और कौन आए पृथ्वी पर, इनिशियल इनवर्टिब्रेट, आरंभिक अकशेरुकी आए, कहां पर, ओशियंस में, समुद्र के अंदर। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3। 7.8 को हम लोग पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और तीसरा पॉइंट कौन सा बना, 500 MYA मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स डेवलप हुए, अकशेरुकी डेवलप हुए। हम लोग कैसे हैं, वर्टिब्रेट है, हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, और उनमें नहीं थी। बोलो 3 नंबर पॉइंट कर लिए। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे पहुंचो। 4 नंबर पॉइंट है 350 MYA। 4 नंबर पॉइंट आपका बनता 350 MYA, और 350 MYA का जो पॉइंट है वो है जोलेस फिश का, बिना जबड़े वाली मछलियां, लिखा हुआ है क्या, yes, 350 मिलियन वर्ष पूर्व बिना जबड़े वाली मछलियां आई। और बिना जबड़े वाली मछलियों का पॉइंट आगे जाकर आपको मिलेगा, आगे जाकर आपको मिलेगा 2-3 लाइन छोड़ के, और आप आगे जाके देखो वहां पे लिखा हुआ मजबूत पंख, स्ट्रॉन्ग फिन्स। इसी में पढ़ेंगे 2-3 लाइन आगे कि मजबूत पंख वाली ये मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। Fishes with strong fins can move at earth, धरती पर आ जा सकती थी। और इनका आखिरी मछली, इनके ग्रुप की आखिरी मछली 1938 में देखी गई, दैट वाज सिलाकेंथी। 1938 में साउथ अफ्रीका में देखी गई इनके ग्रुप की आखिरी मछली सिलाकेंथी। यानी अब इनके ग्रुप की कोई फिश यहां पर अर्थ पर नहीं है, और इनके ग्रुप को नाम दिया लोबाफिन्स, पालीपरव। पालीपरव नहीं हो, पालीपक है, पालीपक है, लोबाफिन्स। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो एक लाइन, तो अपने को इस तरीके से ये लाइन बनानी है। बोलो समझ में आ गई क्या बात। तो 350 MYA पर कौन आई, बिना जबड़े की मछलियां। बिना जबड़े की मछलियों को आपने क्या कहा, लोबाफिन्स, क्योंकि इनके जबड़े तो नहीं थे, लेकिन इनके जो फिन्स थे वो बहुत
मजबूत थे, जिनसे ये तैरते थे। और इसका लास्ट इन्होंने कब देखा? 1938 में साउथ अफ्रीका में, नॉट अमेरिका। ध्यान रखना, वहां दो ऑप्शन आते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। हम लोग अगर ढंग से नहीं पढ़े तो एक लाइन आती है 1938 में लोबाफिन मछलियों का आखिरी समूह साउथ अमेरिका में देखा गया। सही की गलत? लेकिन वो अच्छी नहीं है, वो गलत वाला मामला है। तो साउथ अफ्रीका, एक एक वर्ड नीट यही कहता है। बोर्ड का एग्जाम होता था, आप अफ्रीका की जगह अमेरिका लिख दो, टीचर को भी नहीं पता चलता। ठीक है ना, उसको कई को चेक करनी है। लेकिन जब ऑनलाइन है तो वहां तो गोला चेक करना है, आंसर पहले से होता है, आप मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये लोबाफिन्स देखी गई। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी लिखी हुई कि जमीन पर आ जा सकते थे, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि दे आर एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया। पृथ्वी पर पहले जीव जो आने जाने की, काम करने की बात करते थे, वो मेंढक थे, एम्फीबिया थे। तो ये एम्फीबिया के पूर्वज हो गए। आप चाहो तो बाहर तीर निकाल के एक्सरसाइज लिख सकते हो, एम्फीबिया के पूर्वज। इन्हें एम्फीबिया के पूर्वज माना जा सकता है। दे कैन बी कंसीडर एज एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया। इन्हें एम्फीबिया के पूर्वज माना जा सकता है। दे कैन बी कंसीडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? एम्फीबिया के पूर्वज माना जा सकता है, कैन बी कंसीडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया। इसके बाद में तो पहला पॉइंट हो गया 2 BYA का, दूसरा पॉइंट हो गया 1.5 BYA का, तीसरा हो गया 500 मिलियन का, चौथा हो गया 350 मिलियन का। और ये कौन हो गए? एम्फीबिया के पूर्वज। ये कौन हो गए? लोबाफिन्स। इसके बाद आगे आ जाओ। अब वापिस वहीं देखो आप कि 320 मिलियन वर्ष पूर्व 320 MYA। अगला पॉइंट आप देखेंगे 320 MYA, 320 मिलियन वर्ष पूर्व 320 MYA। और 320 MYA की अगर मैं बात करूं तो इस समय ये कह रहा है कि समुद्री खरपतवार आई, सीवीड आई। लिखा हुआ है क्या? समुद्री कीड आई, यानी कि लगभग कुछ प्लांट 320 मिलियन वर्ष पूर्व एग्जिस्टेंस में आए। कुछ प्लांट्स खरपतवार के रूप में 320 MYA पर एग्जिस्टेंस में आए। पॉइंट नंबर कितना हो गया भाई? 5 और 5। ठीक है। अच्छा, इस खरपतवार वाली लाइन के बाद की 3 लाइन वापिस चौथे पॉइंट की, ये तो पता चल गया। अच्छा, ये लिखा हुआ ही था भाई लोबाफिन, वो मैंने लिखा दिया आपको, अदरवाइज लिखा हुआ था। लोबाफिन कहा गया जो पहले एम्फीबिया के, इनिशियल एम्फीबिया के रूप में विकसित हुए, यानी लोबाफिन को आप इनिशियल एम्फीबिया कह सकते हो। लिखा हुआ है। तो ये आपके चौथे पॉइंट का मामला हो गया। और अब ये कह रहा है कि अब इनके कोई भी पूर्वज नहीं बचे, अब इनका कोई भी स्पेसिमेन नहीं बचा। इनका आखिरी नमूना 1938 में देखा गया था। ठीक है ना, आप चाहो तो इन 4 लाइन को वापस 4 नंबर लिख सकते हो, आगे आपको रह जाएगा यार ये 4 नंबर पॉइंट ही है। और फिर आगे इसी में लिखा हुआ है कि मॉडर्न टाइम के फ्रॉग और सेलामेंडर, मॉडर्न टाइम के फ्रॉग और सेलामेंडर का एंसेस्टर किसको माना जाएगा लाडलो? लोबाफिन्स को, सीलाकेंथी को। ये बात समझ में आई क्या? यहां से 5-6 क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि ये सेलामेंडर और मेंढक के पूर्वज माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 लिखो कि यह एम्फीबिया आगे रेप्टाइल्स बनाए। इसके आगे पॉइंट नंबर 6 लिखो, यह एम्फीबिया आगे रेप्टाइल्स बनाए। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पूछूं यहां से कि एम्फीबिया पूरी तरीके से जमीन पर क्यों नहीं आए? जैसे रेप्टाइल्स आए, छिपकली, मगरमच्छ, ये पूरी तरीके से जमीन पर रह सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर रह सकते हैं। लेकिन एम्फीबिया को जमीन के साथ पानी भी चाहिए। क्या रीजन हो सकता है कि इनको पानी चाहिए ही चाहिए? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है एम्फीबिया में, याद है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन कहाँ होता है?
पानी में। और पानी क्यों चाहिए? क्योंकि इनके अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं है, इसलिए ये धूप में सूख सकते हैं। ड्राई इन सनलाइट, धूप में सूख सकते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? यस सर। ये धूप में सूख सकते हैं, एम्फीबिया के अंडे धूप में सूख सकते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं है। अच्छा, तो उसको 6 नंबर पॉइंट नहीं करके मेरे हिसाब से आप साइड में 6 नंबर पॉइंट लिखो, उसको 7 कर लेंगे अपन। रेप्टाइल्स वाले को साइड में लिखो, साइड में लिखो 6 नंबर पॉइंट। एम्फीबिया में जनन के लिए जल आवश्यक है। इन एम्फीबिया वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। इन एम्फीबिया वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्फीबिया में जनन के लिए जल आवश्यक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, जनन के लिए जल आवश्यक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रैकेट में लिखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। ब्रैकेट में लिखें बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि बिकॉज इन दीज एनिमल्स, क्योंकि इन जंतुओं में, because in these animals calcium carbonate coat is not present in egg। इन जंतुओं में, अंडों में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कोट इज नॉट प्रेजेंट इन एग्स। अंडों में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता है, अतः ये धूप में सूख सकते हैं। सो दे में ड्राई इन सनलाइट। अतः ये धूप में सूख सकते हैं, सो दे में ड्राई इन सनलाइट। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। बोलो सबने लिख लिया क्या बेटा? यस सर। चलिए अब पॉइंट नंबर 7 कर लें। किसको? एम्फीबिया से रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, मोटे कवच होते हैं, लिखा हुआ है। अतः ये एम्फीबिया की तरह सूखते नहीं हैं। अरे लिखा हुआ है क्या? उसको 7 नंबर पॉइंट कर लें। एम्फीबिया से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल में अंडों में हार्ड कोट होता है, अतः धूप में नहीं सूखते हैं। लेकिन इनके भी केवल आज आगे वाले कुछ जीव छोटे छोटे ही बचे हैं। बड़े बड़े रेप्टाइल तो खत्म हो गए भाई। सबसे बड़ा रेप्टाइल तो डायनासोर था, डायनासोर तो खत्म हो गया। अब कुछ छोटे रेप्टाइल धरती पे बचे हैं। कौन? तो लिखा हुआ है टॉर्टोइज, टर्टल, क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड, ठीक है ना, कच्छप, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर, स्नेक, लिजर्ड। स्नेक और लिजर्ड भी लिख सकते हो, या नाम नहीं तो याद तो है ही अपने को। बोलो बात क्लियर? तो ये पॉइंट नंबर क्या हो गया? पॉइंट नंबर क्या हो गया? और फिर ये कह रहा है कि 200 सालों तक अलग अलग आकार और आकृति के रेप्टाइल्स अर्थ पर डोमिनेंट रहे। ये कहानी कब से शुरू हुई है? लगभग ये कहानी कब से शुरू हुई है? ये लगभग शुरू हुई है 320 MYA के आसपास। 350 पर तो ये थे ही, फिर एम्फीबिया भी आए होंगे, ये 320 पर खरपतवार आई, ठीक है। तो लगभग उसी समय शुरू हुए क्या? रेप्टाइल्स। और लगभग 200 मिलियन तक इनका पृथ्वी पर डोमिनेंस रहा, आधिपत्य रहा। फिर तो हम लोग आ गए थे, फिर तो मैमल्स आ गए थे, और अभी मैमल्स का डोमिनेंस है, मैमल्स का आधिपत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगले 200 साल तक ये आधिपत्य बनाया इन्होंने। बोलो बात क्लियर? अरे यहां तक क्लियर है सबको? 8 नंबर पॉइंट वापिस आगे ले, टेरिडोफाइट का। ये कह रहा लार्ज फर्न या टेरिडोफाइट, लार्ज फर्न या टेरिडोफाइट, लार्ज फर्न या टेरिडोफाइट पृथ्वी पर थे और धीरे धीरे कोयले के भंडार बन गए। लिखा हुआ है
यस सर। ठीक है ना। ये 8 नंबर पॉइंट हो गया किसका, टेरिडोफाइट का। और फर्न को हिंदी में बोलते हैं पर्णांग, लिखा हुआ है बड़े पर्णांग, लिखा हुआ है ना। तो बड़े पर्णांग पृथ्वी पर आधिपत्य में रहे। प्लांट की तरफ से जब रेप्टाइल थे तो कौन थे प्लांट की तरफ से, एनिमल्स की तरफ से जब धरती पर रेप्टाइल्स थे, तो प्लांट की तरफ से धरती पर कौन थे, टेरिडोफाइट थे। प्लांट की तरफ से कौन थे, टेरिडोफाइट थे। ठीक है ना। आप चाहो तो टेरिडोफाइट का नाम लिखा हुआ है ना, वहां लिख सकते हो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांटी, पादप जगत के सरीसृप। जहां टेरिडोफाइट वर्ड लिखा हुआ है ना, वहां आप लिख सकते हो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांटी, पादप जगत के सरीसृप। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांटी, पादप जगत के सरीसृप। बोलो बात क्लियर। यस सर। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं सारा 2 बिलियन वर्ष पूर्व पहली सेल आई, 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व पहले ऑक्सीजन वाली सेल आई, यानी पृथ्वी पर क्या हो गई, ऑक्सीजन क्रांति। एनवायरमेंट अब कैसा हो गया, रिड्यूसिंग की ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। 500 मिलियन वर्ष पूर्व इनवर्टिब्रेट आए, 350 पर लोबाफिन्स आए, जो शायद एम्फीबिया, आरंभिक एम्फीबिया हो सकते हैं, उनके पूर्वज हो सकते हैं। 320 MY पे कुछ समुद्री खरपतवार प्लांट के रूप में आए सबसे पहले। उसी समय लगभग रेप्टाइल्स बन गए एम्फीबिया से, वो भी बड़े नहीं है पृथ्वी पर, छोटे छोटे, 200 मिलियन तक उन्होंने धमाका किया, अपना प्रभाविता रखा। उसी समय टेरिडोफाइट्स आ गए। टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। अगले पॉइंट पे आ गए। एम्फीबिया को क्यों पानी चाहिए, क्योंकि उनके अंडों में कठोर कवच नहीं था। और रेप्टाइल क्यों पूरा जीवन जमीन पे निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके अंडे ठीक। अगला पॉइंट 9 नंबर पॉइंट की कुछ सरीसृप पानी में चले गए। 9 नंबर पॉइंट, कुछ रेप्टाइल्स जमीन पर आए थे, उसमें से पानी में चले गए, पानी में चले गए 2 MY पहले, और ये मछली जैसे सरीसृप हो गए। उनका एग्जाम्पल है इक्तियोसोरस, फिश लाइक रेप्टाइल, ये पानी में रहते हैं, पानी वाले सांप, इक्तियोसोरस। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो ये इक्तियोसोरस हो गया। इसके बाद ये कब की अतई है, ये कब की अतई है, 200। ठीक है। आ जाओ 10वें पॉइंट पे। 10वां पॉइंट क्या कह रहा है, 10वां पॉइंट है थोड़ा सा डायनासोर का। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप डायनासोर थे। इनमें से एक बड़ा डायनासोर था टाइरेनोसोरस रेक्स। इसमें से एक बड़ा डायनासोर था टाइरेनोसोरस रेक्स। ठीक है ना। और ये कह रहा लगभग 20 फीट हाइट थी इसकी। इसकी हाइट कितनी थी, 20 फीट। अपने से 4 गुना बड़े थे ये। और इसमें तलवार जैसे तो दांत थे, लिखा हुआ है डेगर लाइक टीथ, कटार जैसे दांत थे बड़े बड़े। ठीक है ना। तो डेगर लाइक टीथ थे, डरावने दांत थे। टाइरेनोसोरस रेक्स 20 फीट ऊंचा। और ये भी पृथ्वी से विलुप्त हो गई। और ये लगभग जब विलुप्त हुआ समय दिया हुआ 65 MY है। ये पॉइंट नंबर क्या चल रहा है, 10, डायनासोर वाला। उसका एक एग्जांपल दिया हुआ टाइरेनोसोरस रेक्स। और ये 65 MY पर विलुप्त हुए, 65 मिलियन ईयर्स अगो पर विलुप्त हुए। और जहां लिखा हुआ ना 65 MY, उसको आप लिख सकते हो केटी बाउंड्री। इस समय को क्या बोलते हैं, केटी बाउंड्री। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे केटी बाउंड्री क्या होता है वो सब। 65 MY को केटी बाउंड्री बोलते हैं। और फिर उसमें ये कह रहा है कि भाई डायनासोर कैसे मर गए, मतलब इतने खतरनाक थे, सब कुछ इनकी चलती थी, तो ये कैसे खत्म हो गए। तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो गई उस टाइम ग्लोबल कूलिंग हो गया होगा, नहीं वार्मिंग तो अभी हो रहा है। उनको ठंडा वातावरण पसंद नहीं आया, वो खत्म हो गया, मतलब आत्महत्या कर ली उन्होंने। ऐसा तो नहीं था, मतलब डिप्रेशन में आ गया मतलब। और कोई एक्चुअल में ये सही लिखा हुआ है कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि डायनासोर चेंज हो गए बर्ड्स में। डायनासोर किस ग्रुप के थे, रेप्टाइल्स के।
ठीक है ना। तो रेप्टाइल्स के थे, तो रेप्टाइल्स से दो ग्रुप बने। अगर मैं सच्ची सच्ची बात आपको बताऊं तो रेप्टाइल्स से ही एव्स का विकास हुआ है, पक्षियों का, और रेप्टाइल्स से ही मैमल्स का विकास हुआ है। किसी को नहीं पता तो अटका लेना बात कहीं पे। रेप्टाइल्स से ही पक्षी बने हैं और रेप्टाइल्स से ही मैमल्स बने, हम लोग भी बने। वो बात अलग है, एव्स और मैमल्स में से ज्यादा विकसित हम खुद को मान रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं हमारे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मतलब। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि या तो जो वो बड़े बड़े रेप्टाइल्स यानी डायनासोर थे वो किस में बदल गए। कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं भाई वो बर्ड्स में चेंज हो गए धीरे धीरे। ठीक है ना। एक आगे हम लोग शायद कहीं नाम पढ़ेंगे, शायद आपने सुना भी होगा, आर्चियोप्टेरिक्स। ये शुरुआती बर्ड था, रेप्टाइल और बर्ड का लिंक था ये। ठीक है ना। ये शायद आगे नाम आएगा कि रेप्टाइल्स और बर्ड का लिंक था। इसमें कुछ लक्षण रेप्टाइल्स के थे, कुछ लक्षण बर्ड के थे, आर्चियोप्टेरिक्स। ठीक है ना। इसकी फोटो भी कहीं दी हुई होगी। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी पर अब तक 5 बार बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अब तक पृथ्वी पर 5 बार बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई, और इतनी उथल पुथल हुई कि पृथ्वी पर उस समय सारे जीव खत्म हो गए। अब जैसे अभी वो 1-2 दिन पहले वो ताउते ताउते चल रहा था, है ना, कि ताउते तूफान आएगा और पता नहीं क्या होगा, आई नहीं बरसात ही ढंग की। ठीक है ना। तो और ठीक है, लोगों को 2 दिन बढ़िया टाइम पास मिल गया कहने के लिए ताउते आएगा। ठीक है ना। वो ठीक है, आता सोशल मीडिया पर भी सारे बोर हो रहे थे तो उनके 2 दिन आता ही हो गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन वो तूफान जहां गुजरात में उठा था ना, वहां उसने भयंकर तबाही मची। वहां गांव के गांव, मतलब घर के घर खत्म हो गए। तो पृथ्वी पर इतनी बड़ी उथल पुथल आई कि 90% ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ डिस्ट्रॉय हो गए। 90% जीव पृथ्वी पर खत्म हो गए। और ऐसा पृथ्वी पर लगभग कितनी बार हुआ है? 5 बार। वो नहीं कहते पहले भगवान जी विनाश आएगा, वहां पर ले आएगा, फिर वो सतयुग खत्म हुआ तो कौन सा युग आ गया? वो त्रेता युग आ गया। त्रेता युग खत्म हुआ तो द्वापर युग आ गया। द्वापर युग खत्म हुआ तो कलयुग आ गया। अब कलयुग जाएगा तो कुछ और आएगा, मतलब वापिस सतयुग आएगा। अच्छा, फिर सब अच्छे अच्छे होंगे ना, अभी सब खराब खराब है। ठीक है, जो भी है। तो अच्छा, अक्सर लोगों को ये भी लगता है ना कि अच्छे हम हैं, खराब बाकी हैं। ऐसा नहीं लगता है? मतलब हमसे अच्छा कोई नहीं और अगले से खराब कोई नहीं। मतलब अक्सर हम अगले में अच्छाइयां कम ढूंढते हैं और खुद में कमियां कम ढूंढते हैं। ये एक बड़ा इश्यू है, मतलब जनरली। और अगर इससे ऑपोजिट हो जाए थोड़ा मुश्किल है, मतलब, लेकिन इससे ऑपोजिट हो जाए तो मामला ठीक हो जाए। अपने में कोई एक आध कमी ढूंढ ले और सामने में अच्छाइयां ढूंढ ले, है ही नहीं है तो ढूंढ ले, रहे तो खूब ढूंढ ले, तो काफी फायदा है उसका। अक्सर होता, मतलब आपने कभी बैठ के और दो सहेलियां बैठ गए या 2 सहेले बैठ गए और उन्होंने बात करी होगी, मतलब यार वो गजब है, मतलब वो सही है यार, वो बढ़िया है, मतलब उसमें मतलब कोई कमी नहीं है। मतलब जनरली आप देखोगे सही होती है तो उसमें अच्छाई की सही 2-1 मिनट में खत्म हो जाती है ना। और बुराई की सही मांड मांड की होती है, लिख लिख के कोई लाइन चूक नहीं जाए, मतलब उसके बारे में। ठीक है ना। उनसे बोलेंगे उनके वो लिखा लो, मतलब उसको भी नहीं पता अच्छा मेरे में। तो ये एक बड़ा मतलब कमाल का टाइम पास का तरीका है। जितना इससे बच के रहें तो उतना बढ़िया है। ठीक है, कैरियर के लिए ठीक है, और इधर इसके लिए भी ठीक है ना। ये जो 1200-1400 ग्राम का लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब आप किसी की बुराई करोगे तो उसके बाद सर भारी हो जाता है ना। फाइनली सुकून लगता है कि मिला होगा, लेकिन नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो और किसी की तारीफ करके देखो तो ठीक लगता है। मतलब कोशिश यही रहती है सबकी, मेरी तो यही रहती है कि सब अच्छे हैं। कोई पूछता है वो नहीं अच्छा है, क्या दिक्कत है? चलिए, तो करें इसको। अगली बात मैं क्या कह रहा था, तो एव्स हाँ, तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व भी पृथ्वी पर एक ऐसी उथल पुथल हुई, इसलिए मैंने वहां वर्ड लिखा है बाउंड्री। वो एक बाउंड्री थी जहां उथल पुथल हुई और ज्यादातर जीव खत्म हो गए। तो आप आगे उस लाइन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि या तो वो खत्म हो गए उथल पुथल में, और या फिर वो बर्ड्स में चेंज हो गए। और लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की ये लिखी हुई कि जो सच है वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं है। बोलो लिखा हुआ है क्या? कितने पॉइंट हो गए? तो ये रेप्टाइल्स की अताई पूरी हुई। 11वां पॉइंट अपना शुरू हो जाता है।
11वां पॉइंट जो है वो अपना शुरू हो जाता है। और जो अपना शुरू होता है पॉइंट वो क्या है, देखो देखिए, वो अपना शुरू होता है वो है कि फर्स्ट मैमल्स, इनिशियल मैमल्स कौन है, तो दे आर श्रू। लिखा हुआ है क्या, श्रू या मंजोरू, ये फर्स्ट मैमल्स हैं। ये 11वां पॉइंट है, ये फर्स्ट मैमल्स हैं श्रू, मंजोरू, और इनके फॉसिल मिले हैं छोटे छोटे साइज के, इनके जीवाश्म मिले हैं छोटे छोटे साइज के। और मैमल्स की पहली विशेषता इन्होंने बता दी, दे आर विविपेरस। जरायुज का मतलब क्या होता है, विविपेरस, बच्चे उत्पन्न करने वाले। ये विविपेरस हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। जरायुज को आप विविपेरस लिख सकते हो हिंदी वाले। और जब तक जन्म नहीं होता ये कहां रहते हैं, मदर की बॉडी में। अब तक बर्ड्स या रेप्टाइल्स क्या करते थे, अंडे देते थे। मैमल्स में क्या हो गया, बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। तो बोलो एम्ब्रियो की सुरक्षा की संभावना ज्यादा है, सुरक्षा की संभावना कम है। हम कहते बिल्ली खा गई, गिर गए, है ना, कुछ भी नुकसान हो गया। तो मैमल्स के सर्वाइवल के चांस बढ़ने का पहला कारण, मैमल्स के जिंदा रहने के चांस बढ़ने का पहला कारण, दे आर विविपेरस, वो जरायुज है। ये आपके लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे खतरों के लिए कंसियसनेस रखते हैं। हमें पता चल जाता है अब खतरा है, ठीक है ना, यानी आईक्यू ठीक है, बुद्धिमान होते हैं वो। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि वो बुद्धिमान होते हैं। और ये कह रहा है कि जब पृथ्वी पर रेप्टाइल्स कम हुए तो कौन आ गए भाई, मैमल्स आ गए। रेप्टाइल्स कम हुए तो कौन आ गए भाई, मैमल्स आ गए। ये पॉइंट हो गया 11। बोलो यहां तक क्लियर है, ये 11वां पॉइंट ही था भाई अपना। इसके बाद 12वां पॉइंट शुरू होता है, और 12वां पॉइंट अगला भला स्टार कर लेना, लिखा हुआ है साउथ अमेरिका के घोड़े से मिलता जुलता। साउथ अमेरिका में घोड़े से मिलता जुलता क्या था, हिप्पोपोटेमस। जैसा हॉर्स होता है, नॉर्थ अमेरिका में हॉर्स था, और साउथ अमेरिका में हॉर्स की जगह दरियाई घोड़ा था, घोड़े की जगह दरियाई घोड़ा था, हिप्पोपोटेमस था। उसके अलावा वहां क्या थे, तो लिखा हुआ भालू थे, खरगोश थे, और फिर एक बहुत बड़ा वर्ड आया, डब्बे में बंद कर लेना, महाद्वीपीय विचलन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विचलन क्या होता है बच्चों, महाद्वीपीय विचलन का मतलब, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब, पृथ्वी पर इतनी उथल पुथल हुई कि उसके बहुत बड़े बड़े पार्ट एक दूसरे से या तो अलग हो गए या जुड़ गए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पहले अलग अलग थे, लेकिन अगर अभी आप ग्लोब देखेंगे, नक्शा देखेंगे, तो उसमें ज्वाइन है, जुड़े हुए हैं। तो वो किससे जुड़े, उस उथल पुथल में ये हुआ कि वो जुड़ गए। और इस घटना को जुड़ना या अलग होना बड़े बड़े पार्ट का क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये कह रहा है कि साउथ अमेरिका में हिप्पोपोटेमस थे, भालू थे, खरगोश थे, लेकिन जो ही महाद्वीपीय विचलन हुआ, नॉर्थ अमेरिका जुड़ा, नॉर्थ अमेरिका वाले जीव प्रभावी हो गए, और साउथ अमेरिका वालों का तुम साइड में रहो। आगे पढ़ लो भले कंटिन्यू में, कि इसके कारण साउथ अमेरिका के जीव साइड में हो गए और नॉर्थ अमेरिका वाले प्रभावी हो गए। ठीक है ना, बोलो बात क्लियर। तो ये कौन सा पॉइंट था, 12वां। आप जहां पे 12वां लिखे हो ना, वहां लिख सकते हो 12th ए। 12वें पॉइंट के 2 पार्ट बना देता हूं मैं। ये 12th ए हो गया, जहां लिखा हुआ है कि भाई साउथ अमेरिका में घोड़े से मिलता जुलता दरियाई घोड़ा था। और फिर उसके बाद आगे एक ऑस्ट्रेलिया वाली हतई आई हुई है, कहीं आई हुई है क्या, उसको आप लिख सकते हो 12th बी। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया पहले किसका पार्ट था, एशिया का, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, महाद्वीपीय विचलन हुआ, और वो अलग हो गया। और अलग हो गया तो वहां पर कंगारू हैं,
अपने यहाँ कंगारू नहीं है, किसी जमाने में यहाँ पर भी थे। कारण क्या हुआ? महाद्वीपीय विचलन। ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, कंगारू वहां थे, लेकिन कंगारू को खाने वाले वहां नहीं थे। हमारे यहाँ कंगारू भी थे, कंगारू को खाने वाले शेर वेर भी थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट अलग हुआ वहां कंगारू तो थे, लेकिन उसको खाने वाले प्रीडेटर परभक्षी नहीं थे। तो कंगारू के लिए कंपटीशन कम हो गया, तो वो वहां पर डोमिनेंट हो गए। अपने यहाँ पर कंपटीशन था, बच्चे नहीं पाए। लिखेंगे, देखेंगे जरा। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू जैसे मैमल्स रहे क्योंकि कम प्रतियोगिता थी। बोलो क्लियर है क्या? साउथ अमेरिका वाले कम हो गए, क्यों? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बढ़ गए, क्यों? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इन दोनों ही सवालों का जवाब क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विचलन। पहले आप छोटे थे तो ऐसे सवाल नहीं पूछते थे, 2-3 सवाल उनका उत्तर एक ही होता था। गाँव में से आडी वाडी नहीं पूछते थे, हैं? कोई एकादशी आडी बताओ वापिस, कोई बचपन की याद। कोई भी सवाल है उसका उत्तर वही जा रहा है, मेरे को तो याद नहीं है कोई, लेकिन ऐसी होती थी कुछ कहानियां। 4-5 सवालों का जवाब एक ही होता था। नहीं सुना ऐसा कभी? सुना तो होगा यार। चलिए खैर, कोई बात नहीं। आजकल हम वही सुनते हैं जो सोशल मीडिया पे आता है, नहीं वो बुजुर्गों वाली हत्या नहीं सुन पाता है। चलिए खैर, लास्ट पैराग्राफ की बात करें तो ये कह रहा है कुछ मैमल्स भी ऐसे हैं, कुछ रेप्टाइल थे जो पानी में मिले। कौन? इक्तियोसोरस। याद है कि कुछ रेप्टाइल पानी में चले गए 200 मिलियन वर्ष पूर्व, उसको इक्तियोसोरस बोला था। अब ये कह रहा है कि कुछ मैमल्स भी हैं जो पानी में रहते हैं। 4 नाम दिए हैं, डॉल्फिन, व्हेल, सील और सी काऊ। दिया हुआ है क्या? डॉल्फिन, व्हेल, सील और सी काऊ। ये 13वें नंबर का पॉइंट। डॉल्फिन, व्हेल, सील और सी काऊ ये मैमल्स हैं, एक्वेटिक मैमल्स, जलीय स्तनी। इसके बाद 14वां पॉइंट, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, एलिफेंट, हॉर्स और डॉग। मनुष्य ने इनका पूरा एवोल्यूशन पता कर लिया है। इनके विकास की पूरी कहानी मनुष्य को पता है कि पहले घोड़ा कैसा था और आज कैसा है। पहले घोड़े में क्या था और आज धीरे धीरे क्या है, और इसका कारण क्या है। यहाँ लिखा हो ना, विशिष्ट कहानियां हैं, वहां पर आप एरो करके लिख सकते हैं, बाई फॉसिल स्टडी, जीवाश्म अध्ययन द्वारा। एक्चुअल में घोड़े के, कुत्ते के, हाथी के, इनके जीवाश्म सारे पता चल गए, खुदाई के अंदर मिल गए, तो पता चल गया अरे यार घोड़ा पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हुआ। बाई फॉसिल स्टडी, जीवाश्म अध्ययन द्वारा। लिखा हो ना, विकास की विशिष्ट कहानियां हैं, स्पेसिफिक हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। और वहां पर क्या लिखेंगे, कैसे पता चली ये कहानियां? बाई फॉसिल स्टडी, जीवाश्म अध्ययन द्वारा। अगली बात, फिर अगली बात, कितने पॉइंट हो गए भाई? 14। 15वां पॉइंट लिखा हुआ है कि मनुष्य का विकास। 15वां पॉइंट, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी अगर किसी की है तो ह्यूमन एवोल्यूशन की, सर्वाधिक सफलता की कहानी है। लिखा हुआ है क्यों? क्योंकि मनुष्य में क्या क्या चीजें देखो, लैंग्वेज, आईक्यू और सेल्फ कॉन्शियसनेस। मनुष्य में क्या क्या चीजें मिली है? लैंग्वेज मिली है, आईक्यू मिला है, बोल सकता है, भाषा है मनुष्य के पास, और सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस वर्ड कहां पढ़ाया था मैंने आपको? 11th के पहले चैप्टर में, कि सब जीवों में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इधर सेल्फ कॉन्शियसनेस आता ही हुई थी क्या भाई? ठीक है ना? तो ये हुआ। अच्छा, वहीं पर आप जहां लिखा हुआ ना भाषा, भाषा के साथ आप एक चीज और लिख सकते हो, या फिर कितने पॉइंट हो गए? 15 हो गए ना? तो आप चाहो तो भले एक यूं तारा बना के साइड में लिख सकते हो, इन ह्यूमन, मनुष्य में
इन ह्यूमन, मनुष्य में भाषा, जबड़े तथा गमन, इन ह्यूमन लैंग्वेज, जॉज एंड लोकोमोशन, भाषा, जबड़े तथा गमन समांतर रूप से विकसित हुए। लैंग्वेज, जॉज एंड लोकोमोशन इवोल्व्ड इन पैरेलल मैनर, समांतर रूप से विकसित हुए, इवोल्व्ड इन पैरेलल मैनर। बोलो बात क्लियर? यस सर। जैसे जैसे भाषा बदलती गई वैसे ही जबड़ा बदलता गया। पहले जबड़ा थोड़ा चौड़ा था, तो फिर वो धीरे धीरे एक शेप में आया। ठीक है। अच्छा, पिछली बार एक वो जबड़ा खराब होने वाली बीमारी बताई थी मैंने, हार्मोन वाले पार्ट में, कि जबड़ा थोड़ा अजीब सा हो जाता, चेहरा कुरूप हो जाता है ना? किसकी वजह से थी वो? रिवीजन करते रहो, ये मत सोचो कि जो पार्ट होगा कैसे करेंगे। कोई भी पुराना पार्ट पढ़ पर अडल्ट में जीएच की अडल्ट में वृद्धि से रोग जो होता है वो एक्रोमीगेली है। अब आज जो इंटेलिजेंट मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको सीधा सीधा मैसेज यही जाता है यहाँ के क्वेश्चन से, और यार हार्मोन वाला पार्ट भूल गए, आज पढ़ना है। अच्छा, रटना नहीं है। अब कई बच्चे कहते हैं सर कैसे पढ़ें, दिन भर में इतना लोड रहता है, इतनी क्लास रहती है। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं, अखबार की तरह 6 पन्ने पढ़ लो कल। अरे भाई वो तो कर सकते हो ना तुम। मेनली जो तुम 4-5 ज्यादा पढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ ये दिक्कत होती है कि सर इतना कोर्स है कैसे करें, यही तो रहता है। अखबार की तरह तो पढ़ सकते हो। अरे न्यूज याद नहीं करना है, लेकिन आधे घंटे में 5 पन्ने न्यूज़पेपर की तरह पढ़ सकते हो क्या? सर फिर वो फिर क्या मतलब रहा सर, वो याद ही नहीं होता सर, ऐसे थोड़ी होता है सर। मेरा मानना सही कहना, न्यूज़पेपर की तरह रोज एक पार्ट पढ़ना शुरू करो। अब आप ये सोचो कि 15-16 दिन उसका नंबर वापस आ जाएगा, और जब आप उसको 3-4 बार ऐसे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना शुरू होगे तो तुम्हें याद होना भी शुरू हो जाएगा। मैं कई बार कहता हूं पढ़ाई का एक और अच्छा तरीका रफ रीडिंग। भाई पढ़ोगे तो सेंधा तो होगा ना, डार्क वर्ड तो याद होंगे ना, ये तो कर लो। इसको रोज 1 घंटे रफ रीडिंग का अलग से निकाल लो कि रफ रीडिंग करनी है। रफ रीडिंग में अच्छा है तो फिजिक्स के फॉर्मूले देख लिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए, चाहे बायो का एक एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ लिया। अरे समझ में आ रही है मेरी ये कहानी? कितने एक जनों के हैबिट में है ये रफ रीडिंग वाला मामला, है क्या किसी के? यस सर। अगर एक अच्छी बात है सर, हम तो सारी रफ ही करें, फेर करते ही नहीं, हम तो आपको दिन रफ ही करते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या है ना? ये रफ रीडिंग उस चैप्टर का करना जो आप भूल चुके हो। यार ये काफी टाइम पहले राज हार्मोन वाला पार्ट सर बोल रहे थे, कल एक काम करना, आप 1 घंटे में हार्मोन वाला पार्ट पढ़ गया ना, और अपन बात करेंगे कि तुमने पढ़ा उसका कितना फायदा हुआ। पढ़ने से पहले हार्मोन को एक बार सोचना कि तुम्हें कितना याद है, 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद 55 मिनट उसको पढ़ लेना। कर लोगे? यस पता सर। चल जाएगा ये टेक्निक कितनी खतरनाक है। ठीक है ना? चलिए खैर, तो हाँ, तो आईक्यू पैरेलल डेवलप हुई, इवॉल्व हुई, तो वो एक्रोमीगेली जीएच की अडल्ट में हाइपर सिक्रीशन। ठीक है बेटा, करो, अपने पास टाइम थोड़ा कम बचा तो 7.2 डायग्राम देख लो एक बार। 7.2 डायग्राम देख लो, थोड़ा टाइम कम बचा है तो 7.2 डायग्राम देख लो। डायनासोर का है, ठीक है ना? डायनासोर का है कि कौन कौन सा डायनासोर कैसे कैसे विकसित हुआ है। तो डायनासोर में एक डायनासोर आया और बहुत जल्दी खत्म हो गया, स्टेगोसोरस। एक डायनासोर आया और बहुत जल्दी खत्म हो गया, स्टेगोसोरस। उसके नाम भी याद करना, हो सकता है वो फोटो देके तुमसे पूछ ले ये कौन है, आप देखोगे उसका एरो निकला और जल्दी से खत्म हो गया। नहीं दिया हुआ है क्या? ठीक है ना, एरो दिया हुआ और जल्दी से खत्म हो गया वो। ठीक है, तो वो एक खत्म हो गया। दूसरी तरफ भी एक और आया, वो उससे भी जल्दी खत्म हो गया, ब्रेकियोसोरस, लंबी गर्दन वाला।
स्टेगोसोरस, ब्रेकियोसोरस। और वहीं पर एक डायनासोर था जो काफी लंबे टाइम तक चला, जो अभी अपने एक नाम पढ़ा था, टाइरेनोसोरस। टाइरेनोसोरस में कटार वाले दांत वाला। और टाइरेनोसोरस के जितना ही लगभग एक डायनासोर और चला था, ट्राइसेरेटोपस। तो 4 डायनासोर के नाम याद हो गए, ब्रेकियोसोरस, स्टेगोसोरस, ट्राइसेरेटोपस और टाइरेनोसोरस। और टाइरेनोसोरस की पूरी कहानी हमको पता है, 20 फीट ऊंचा था, कटार जैसे दांत थे, 65 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग खत्म हुआ था। ठीक है, अब 3 नाम और दिए हुए, एक दिया हुआ क्रोकोडिलीन, सॉरी एक नाम दिया हुआ आर्कियोप्टेरिक्स दिया हुआ। आर्कियोप्टेरिक्स को मैंने आपको कहा था ये क्या है, सरीसृप तथा पक्षी की योजक कड़ी, लिंक इन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। आर्कियोप्टेरिक्स के लिए आप क्या लिख सकते हो, लिंक इन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, सरीसृप तथा पक्षी की योजक कड़ी। सरीसृप तथा पक्षी की योजक कड़ी। ठीक है ना। तो आर्कियोप्टेरिक्स अलग ब्रांच है, और एक ब्रांच है क्रोकोडिलीन और टोरेनोडोन है क्या, एक ब्रांच है टेरेनोडोन। टेरेनोडोन भी लगभग बर्ड जैसे ही है, थोड़ा उड़ता हुआ लग रहा है, टेरेनोडोन। बोलो ये सारे नाम याद हो जाएंगे क्या, कौन सीधी फोटो दे दे, ABCDEF लिख दे तो लिख सकते हो। यस सर। ठीक है ना, या फिर सीधी फोटो दे दे और टाइरेनोसोरस की जगह बी लिख दे और बाकी जगह ACD लिख दे, और फिर नीचे कह दे कि 20 फीट ऊंचा कटार में दांत वाला कौन सा इनमें से, तो वो बी पर आप यस कर दोगे कि ये। बोलो समझ में आ गई क्या कहानी।